गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल राउल्ट लॉ पढ़ा था, राउल्ट का नियम। उसकी पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब विलायक में ऐसा मिले घुला हो जो अवाष्पशील हो, जो मतलब वाष्प नहीं बना था, तो उसके कारण हमने वाष्प पदार्थ में अवनमन और आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था। अब हम एक बार ग्राफ पढ़ लेते हैं कि विलेय और विलायक के मोल भिन्न का विलयन के वाष्प पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर में काम आता रहेगा। ये मूल बिंदु हो गया इधर एक्स ए। हमने एक्स ए का मतलब क्या बोला था? विलायक के मोल भिन्न, विलायक के मोल भिन्न, ये हमने पढ़ा। और इधर हम लिखेंगे विलयन का वाष्प पदार्थ, ठीक है। ऐसे ही इधर यहां तो विलयन का वाष्प पदार्थ आ गया और यहां आ जाएगा एक्स बी। एक्स बी का मतलब क्या हो गया? विलेय के मोल भिन्न। अब देखिए, हमने बोला था कि विलेय कैसा है? अवाष्पशील। विलेय कैसा है? अवाष्पशील। अब देखिए, अवाष्पशील विलेय है तो जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी, इसकी मोल भिन्न बढ़ेंगे, तो वाष्प पदार्थ क्या होता जाएगा? कम। अतः इसका ग्राफ कैसा आएगा? इस टाइप से। और विलायक के मोल भिन्न बढ़ेंगे तो वाष्प पदार्थ क्या होगा? बढ़ेगा, इस तरह से, ठीक है। ये मान सकते हैं। तो ये आपको ग्राफ दोनों विलेय और विलायक का हमने अलग अलग पढ़ा है। आगे जब पढ़ेंगे तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये वैल्यू 0 है तो इसकी ये 1 हो गई, ये 0 है तो इसकी ये हो गई 1। जैसे जैसे इसमें 0 था, 0 से 1 की तरफ बढ़ेंगे, मतलब मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे, विलायक के मोल भिन्न बढ़ेंगे तो वाष्प पदार्थ बढ़ेगा। इधर 0 है, यहां 1 0, सॉरी, यहां 0 यहां 1 आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में वाष्प पदार्थ कितना था? मैक्सिमम। और मोल भिन्न कितने थे? 0। लेकिन जैसे जैसे इसके मोल भिन्न बढ़ेंगे वाष्प पदार्थ क्या होता जाएगा? कम। और जैसे जैसे 1 आ जाएगा तो वाष्प पदार्थ टोटल क्या हो जाएगा? 0। ये अब जब आगे पढ़ेंगे तो दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे। ये विलेय और विलायक के दोनों का अलग अलग ग्राफ है, वाष्प पदार्थ पर प्रभाव का। अब हम आज पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। जब विलेय कैसा हो? अवाष्प, वो वाष्पशील। कल अवाष्पशील पढ़ लिया था, तो यहां पढ़ेंगे जब विलेय वाष्पशील हो, घुलने वाला पदार्थ है वो भी कैसा हो? वाष्पशील। तो अब जो XP है वो 0 नहीं होगा। कल हमने 0 किया था, ये 0 नहीं होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जो टोटल विलयन का वाष्प पदार्थ होगा वो PA और PB दोनों के योग के बराबर होगा। PA और PB दोनों के योग के बराबर होगा। तो अब देखिए कैसे हम इसको आगे डेराइव करेंगे। देखिए, हमने कल पढ़ा था जो P समानुपाती होता है वो X के, तो अगर A लिखेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? A, और समानुपाती चिन्ह हटेगा तो ये आ जाएगा PA बराबर P0 A XA। ऐसे ही PB समानुपाती XB, और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा यहां क्या रह जाएगा? P0 B XB। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देंगे फर्स्ट में, तो टोटल विलयन का वाष्प पदार्थ क्या हो जाएगा? P0 A XA, P0 B XB, ठीक है। अब हमने कल एक चीज पढ़ी थी, ये टोटल 1 होता है। अगर मैं XA की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो PS बराबर क्या हो जाएगा? P0 A 1 माइनस XB प्लस X। आप चाहे तो इसकी जगह भी रख सकते हैं, फिर वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA इसकी वैल्यू। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो PS बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस P0 B XB। ये प्लस है, ये माइनस है, इसको थोड़ा इंटरचेंज करके लिख सकते हैं।
प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे। अब देखिए इन दोनों में x भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A प्लस x भी कॉमन आ गया, ये हो गया P नॉट B माइनस P नॉट A। इस फॉर्मूला की सहायता से हम जब विलय भी कैसा वाष्पशील तो हम विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। ये राउल्ट का नियम है, जब विलय और विलायक दोनों कैसे हो वाष्पशील। ठीक है, अब इसके हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। अब देखिए अगर इन दोनों का हम कंबाइंड में ग्राफ बनाना चाहे तो कैसे बनेगा। अभी हमने पढ़ा था PS, ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर XA A कंडीशन ही होगी और A कंडीशन है XB। अब इसका मतलब क्या है, और ये इधर आ जाएगा यहां PS। अब ये बोल रहा है कि XA A मतलब विलायक, विलायक की वैल्यू क्या है 0 पहले और 1, तो हमने इसका ग्राफ कैसे पढ़ा था, ये वाला, ये एक तरह से। और XB की वैल्यू 1 थी और ये ऐसे, तो हमने इसकी वैल्यू जो पढ़ी थी हमने इसका ग्राफ वो कैसे पढ़ा था, एक तरह से ये वाला। तो ये तो किसका हो गया XA का और ये हो गया XB का। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसकी जगह आप ये लिख लीजिए P नॉट A और यहां लिख लीजिए P नॉट B। ठीक है, तो ये दोनों का कंबाइंड ग्राफ है, इनको डॉट डॉट ऐसे। अब देखिए ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे है और ये वाला पॉइंट क्या है ऊपर, तो सीधी सी बात है A मतलब क्या होगा विलायक, तो विलायक ज्यादा मात्रा में होगा तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा ज्यादा, आंशिक दाब भी ज्यादा होगा। तो ये कोण थोड़ा सा ऊपर है और विलय वाष्पशील है, लेकिन वाष्प इसकी कंपैरिजन में क्या बनाएगा कम, विलायक की कंपैरिजन में, इसलिए इसका क्या है नीचे। ये दोनों का कंबाइंड ग्राफ है। ये आप ग्राफ आगे के पूरे चैप्टर में 2-3 जगह काम आएगा। अब देखिए इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है देखिए, एक विलयन है जिसमें 2 वाष्पशील अवयव है, 2 वाष्पशील अवयव A व B है, दोनों कैसे हैं वाष्पशील, और एक के मोल कितने हैं 2, जबकि B के 3 मोल मिले हुए हैं इसके अंदर। तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। आपको कुछ दे भी रखा है, क्या क्या दे रखा है देखो, P नॉट A ये दे रखा है आपको 200 mm Hg, 200 mm Hg, और एक दे रखा है आपको P नॉट B 300 mm Hg। तो हमें PS निकालना है, क्या निकालना है PS। तो देखें इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मोल दे दिया हमें, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा मोल मीन के रूप में। तो देखो PS इक्वल टू, जब दोनों किस फॉर्म में वाष्पशील, तो हमने ये पढ़ा अभी P नॉट B XB। तो देखो P नॉट की वैल्यू तो क्या है ये 200 इनटू, अब हमें ये नहीं दे रखा X है, तो बताओ मोल मीन कैसे निकालते हैं, A का है तो A के मोल कितने 2 बटा टोटल मोल 3 और 2 कितने हो गए 5, तो मतलब यहाँ क्या लेंगे 2/5 प्लस P नॉट B की वैल्यू 300 इनटू इसकी मोल में कैसे निकालेंगे, इसकी मोल कितने 3, टोटल कितने 5। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो PS बराबर हो गया 80
प्लस 180, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 260 mmHg। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर बार इसका क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल देकर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, देखो विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। और ये जो विलयन हम देंगे किसके आधार पर देंगे? राउल्ट के नियम के आधार पर। तो इसमें क्या आएगा? जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, जो भी विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले आदर्श की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह विलयन जो सभी ताप व ताप पर, वह विलयन जो सभी ताप व दाब की जगह सांद्रता ले लीजिए, वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके क्या क्या गुण हैं, गुण क्या क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से देने की जरूरत है, ठीक है। 4-5 गुण है। नंबर 1 देखिए, पहला गुण, जैसे मान लो दो अवयव है ए और बी, और दोनों मिलके क्या बना देंगे? ए बी। तो ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल है और बी और बी के बीच में जो आकर्षण बल है, पहले इनको मिलाने से पहले, वो इनको मिलाने के बाद में जो आकर्षण बल होगा दोनों के बीच में ए और बी, वो हमेशा क्या होगा? बराबर। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल विलयन से पहले और विलयन के बाद में इनका आकर्षण बल क्या होगा? बराबर, कोई चेंज नहीं होगा, तब तो वो आदर्श विलयन है। ऐसे ही अगला गुण क्या है? डेल्टा एच मिक्सर, मतलब जब इन दोनों को मिला देंगे तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0। एंथैल्पी में परिवर्तन मतलब ताप में कोई चेंज नहीं होगा एक तरह से। तीसरा, इनका जो आयतन है वो भी क्या होना चाहिए? परिवर्तन 0, मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए दोनों को मिलाने के पहले और दोनों को मिलाने के बाद में। जो पहले था मिलाने से पहले और मिलाने के बाद में जो ताप है वो आयतन है वो क्या होना चाहिए? आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0, मतलब आयतन समान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, चौथा, डेल्टा एस मिक्सर, जो मिश्रण की जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि इनका जो मिक्सर बनेगा ए बी का, उनकी जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब प्रक्रम कैसा होगा? स्वतः है। प्रक्रम स्वतः होने के लिए क्या कंडीशन है? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ये सारे गुण किसके होते हैं? आदर्श विलयन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे सारे गुणों को। अब देखो इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल देखिए, और विलयन का प्रकार पूछा जाता है कि किस प्रकार का विलयन, ठीक है। ये गुण उतार लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका है कि जो दोनों अवयव होंगे विलय और विलय, वो दोनों एक ही फैमिली के होंगे। एक ही फैमिली मतलब परिवार दोनों का क्या होगा? सेम। देखो जैसे एग्जांपल्स, नंबर 1, जैसे एक दे दिया आपको नॉर्मल हेक्सेन, तो ऐसे इधर दे दिया नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। तो दोनों कौन से परिवार के? एल्केन परिवार के। ये ऐसे जैसे आपको दे दिया बेंजीन और एक दे दिया आपको टोलुइन, ये दोनों भी एक ही परिवार के हो गए, एरोमेटिक हो गए, और बेंजीन इसका अंदर मुख्य ग्रुप है। ऐसे ही मेथिल एल्कोहल दे दिया और एथिल एल्कोहल दे दिया, तो दोनों एल्कोहल श्रेणी के हो गए। ऐसे जैसे एथिल क्लोराइड हो गया और एक हो गया
एथिल ब्रोमाइड, तो ये हैलोजन परिवार हो गया। ऐसे दोनों की फैमिली सेम होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मेरे लिए ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, इन दोनों पूछे जाते हैं। यहां पर आपका आदर्श विलयन कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। देखिए अनादर्श विलयन ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, और एक होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। कैसे देखिए, सबसे पहले ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, इसका मतलब क्या है? गुण तो वो सारे सब में आएंगे, लेकिन कैसे देखेंगे? हमने पढ़ा था पहला गुण कि ए बी बी और बाद में क्या था ए बी। आदर्श में तो इनमें कोई चेंज नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा? ए और बी बी इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो इनको मिलाने के बाद में जो आकर्षण बल है उससे ज्यादा होगा। मतलब जब विलयन बढ़ जाएगा तो उसमें ए और बी के बीच में आकर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा। कम मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। ऐसे याद रखें। दूसरा हमने पढ़ा डेल्टा एच मिक्सर, वो भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। हर चीज नेगेटिव। आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अगर जीरो हो जाता तो कौन सा विलयन हो जाता? आदर्श विलयन। या नेगेटिव हो रहा तो नेगेटिव विचलन दर्शाने। ऐसे डेल्टा एस मिक्सर, ध्यान रखिए विलयन चाहे आदर्श हो अनादर्श हो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और डेल्टा जी ये हमेशा नेगेटिव होगी। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी चेंज होगा इन तीन पॉइंट्स में चेंज होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने अभी ग्राफ बनाना सीखा था, तो ग्राफ के अंदर भी क्या परिवर्तन होगा? हमने ग्राफ ऐसा बनाया था, यहां पी नोट बी था, यहां पी नोट ए था, ऐसे बनाया था, ऐसे, ठीक है। अब जो चेंज होगा क्या होगा? ऋणात्मक है तो ये नीचे खिसक जाएगी लाइन, कम हो जाएगा, मतलब ये ऐसे, और ये भी ऐसे टोटल, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कोई चेंज नहीं है इसमें। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। इसमें ऋणात्मक का मतलब लाइन नीचे आ जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। अब इनके एग्जाम्पल जरूरी है। एग्जाम्पल को याद करने का तरीका देखिए। एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए? दो चीजें होती है, उनमें एक तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वाटर मिला होना चाहिए। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले में एक तो प्रबल अम्ल होगा और दूसरा वाटर मिला होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उस समय क्या मिला था? वाटर। जैसे आपने H2SO4 प्लस वाटर हो गया, HNO3 प्लस वाटर हो गया, HCl, ठीक है, HClO4, ठीक है, इस तरह से। तो एक तो प्रबल अम्ल होना चाहिए, दूसरा वाटर होना चाहिए। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है? ऋणात्मक विचलन के, जैसे HI ले लिया और H2, तो ये सब एग्जांपल्स ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के। अब हम पढ़ते हैं धनात्मक विचलन वाले। बिल्कुल उल्टा काम हो जाएगा। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। बिल्कुल उल्टा काम। उल्टा काम क्या? पॉइंट देखिए, ए बी बी और इनके बाद में क्या होगा? तो अब ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इनको पहले जो आकर्षण बल था वो कम रहेगा और बाद में क्या हो जाएगा? ज्यादा, ठीक है। ऐसे दूसरा पॉइंट डेल्टा एच मिक्सर, ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इसमें जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा वी मिक्सर वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और दो वैल्यू तो कोई चेंज होती ही इनमें, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और डेल्टा जी मिक्सर ये हमेशा नेगेटिव होगा। ये सब गुण होते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के, ठीक है।
इस तरह से। अब हम इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ में क्या चेंज होगा, अभी पढ़ा हमने ग्राफ, इधर क्या था पी नोट बी, इधर क्या था पी नोट ए, और इस तरह से हमने पढ़ा था ग्राफ। ठीक है, वो वैल्यू जो नीचे थी वो लिख लीजिए, एक्स है एक्स बी 0 1 1 0 वाली। अब इसमें क्या होगा, ये वैल्यूज ऊपर हो जाएगी, बढ़ जाएगी एक तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे। बस ये चीज ध्यान रखिए, ये धनात्मक विचलन वाला आ गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल याद करने का क्या तरीका है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में इनके एग्जाम्पल देके विलयन का प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, जो एक अवयव है उसमें तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन बंध और दूसरे में मिलेगा वान डेर वाल्स बंध। ठीक है, ये पहचान है कि एक में तो हाइड्रोजन बंध, एक अवयव जो होगा उसमें ऐसा होगा हाइड्रोजन बंध बनाता है, दूसरा जिसमें वान डेर वाल्स बंध। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एल्कोहल हो गया और एक मान लीजिए इसमें साइक्लोहेक्सेन। तो एल्कोहल तो हाइड्रोजन बंध बनाता ही है और साइक्लोहेक्सेन वाटर वाला बॉन्ड होता है इसमें, एल्केन जो होती है उनमें। ऐसे जैसे वाटर हो गया और साइक्लोहेक्सेन ले लीजिए। ठीक है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही है। ठीक है, अब जैसे तीसरा वाटर में क्या मिला थी, ये बेंजीन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऋणात्मक वाले में एक एग्जांपल जरूर लिख लीजिएगा, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये ऋणात्मक वाले का एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उसमें लिख लीजिएगा। अब देखिए जैसे एल्कोहल आ गया, एल्कोहल आ गया और साथ में आ गया आपके पास में बेंजीन। इस तरह से एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और बेंजीन वान डेर वाल्स। तो ये विलयन के प्रकार है, राउलेट के नियम के आधार पर इनको आप उदाहरणों पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे। जो मेन उदाहरण थे हमने कर लिए, ग्राफ कैसे बनते हैं वो भी हमने कर लिए। तो ये राउलेट का नियम और ये आदर्श विलयन वगैरह कंप्लीट हो गए, विलयन के प्रकार कंप्लीट। अब हमारा जो एक तरह से चैप्टर मान लीजिए हाफ चैप्टर हो गया। अब हमें पढ़ने हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। ये चैप्टर में बड़ा टॉपिक होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इनको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय।